क्या कहानी है सर, वो ब्लैंक चेक वाला बताइए जरा लोगों को। दरअसल इसका क्रेडिट दूंगा मैं तुम तो ठहरे परदेसी को। मिथुन दादा की होटल है उधर, हाँ, उसमें और 3 दिन शूट किए हमने। तो बोले अल्ताफ जी ये रहा आपका चेक। तो मैंने देखा तो ब्लैंक चेक। नुसरत फतेह अली खान साहब ने उस वक्त दिया था 5 लाख और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। किसी सीट पे जब कोई बाहरी लड़ता है तो वहाँ घरेती कहते नहीं लगते हैं, अरे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। मैंने कभी भी प्लेबैक सिंगर बनने की ख्वाहिश नहीं की। आप लोगों का प्यार है जो आज तक कायम हूँ। रोज कुछ ना कोई पॉडकास्ट का आता है जी ऑफर। आर्टिस्ट की म्यूजिकल जर्नी पूछे तो ठीक है, लेकिन फिर उसके अंदर है ना वो एकदम कंट्रोवर्सी वो बनाने के लिए और ये वो सब है ना, उससे मैं बहुत बचता हूँ। एक लंबा समय आप बीच में नहीं दिखे। हमारे जो कैसेट्स और सीडीज बिकते थे उससे पता चलता था कि लोगों ने कितना वाकई में जेब से खरीद के उन्होंने सुना है। तो पहले गाने कानों के लिए बनते थे, आजकल आंखों के लिए बनते हैं। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. सर ललन टॉप पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर। ये मेरी खुश नसीबी है, इतनी अच्छी ऑडियंस, आप सिद्धांत जी इतने अच्छे इंसान हैं और क्या कहूँ, बस आप लोगों का प्यार है जो आज तक कायम हूँ जी। सर बहुत सारे लोग, मतलब आपका एक नंबर जो था तुम तो ठहरे परदेसी, जिससे हम लोग जानना शुरू करते हैं आपको, और उसके बाद के तमाम गाने। लेकिन हम लोगों ने एक वो समय देखा है जब मिथुन और जैकी श्रॉफ के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी। थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। शपथ फिल्म का जी। शपथ फिल्म का मतलब 97 की मूवी थी। 97 की हाँ, मूवीज थी। और आपका वो पहला म्यूजिकल अपीयरेंस था। उसके बाद कई मौके आए थे जहां पे आप स्क्रीन पे नजर आए थे जी। क्या कहानी है सर, वो ब्लैंक चेक वाला बताइए जरा लोगों को कि आपको प्रोड्यूसर ने बोला था ब्लैंक चेक ले लीजिए, मत बताइएगा, और वो नंबर कैसे मिला प्लीज। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. दरअसल इसका क्रेडिट मैं दूंगा मैं तुम तो ठहरे परदेसी को। तुम तो ठहरे परदेसी को जी जी। और उसका क्रेडिट दूंगा मैं द ऑलमाइटी द ग्रेट खुदा है और मेरे मम्मी अब्बा है, उनकी दुआएं, उसकी वजह से हिट हो गया तुम तो ठहरे परदेसी। और उसके साथ जो भी आवारा हवा का झोंका हूँ, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, सब पूरा लोग पूरी कैसेट 3-3 4-4 बार रिवाइंड करके सुनते थे। तो उनके जो शपथ फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राजीव बब्बर जी, हाँ। वो गए थे वैष्णव देवी दर्शन के लिए। ये मुझे बाद में पता चला। तो पूरे सफ़र में ऊपर तक उन्होंने वही गाना सुना हर जगह बजते हुए, तुम तो ठहरे परदेसी जी। तो वहाँ से आके ये अपना मयूर बिल्डिंग है सांता क्रूज पुलिस, अपना सांता क्रूज स्टेशन के पास। अच्छा। वहीं राकेश रोशन जी का भी ऑफिस है और था राजीव बब्बर जी का भी और जे ओम प्रकाश जी का, जो उनके ससुर है राकेश जी के। 3 ऑफिस थे उधर। तो उनके सेक्रेटरी का मुझे फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं राजीव बब्बर जी। तो मैं गया, तो बोले मैं अपनी फिल्म में आपको गवाना चाहता हूँ। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. और इससे पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैंने कभी भी प्लेबैक सिंगर बनने की ख्वाहिश नहीं की। हर एक का अपना अपना गोल होता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एल्बम सिंगर कहलाऊं, और उसमें ही खुदा ने मुझे नवाज दिया था। हर जगह बज रहा था एल्बम। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी फिल्म में गवाना चाहता हूं। और उसकी वजह भी ये है कि मेरी वॉइस उस टाइम पे शार्प, एकदम हाई पिच की वॉइस है। हाँ हाँ। तो फिल्मों के अंदर हाई पिच उस टाइम पे, आज तो हाई पिच मेल होता है और लो पिच फीमेल होती है, लो पिच की। तो वो भी एक वजह थी कि मैंने कभी, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं प्लेबैक सिंगर कभी बनूंगा या कुछ है। मेरा पूरा फोकस एल्बम सिंगर पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी फिल्म में गाना है आपको शपथ में। तो बोला ठीक है। तो सिटिंग हुई आनंद मिलिंद जी के यहाँ। फिर
उसके अंदर मैं बोला मैं इसके अंदर थोड़ा सरगम ऐड करना चाहता हूँ, तो बोले हाँ। तो वो जो प ग प म रे म जो भी है वो सरगम ऐड करके मैं 2-3 बार हम लोग की सीटिंग हुई, फिर सनी सुपर साउंड में हमारा ये गाना रिकॉर्ड हुआ। 2 घंटे करीब लगे थे। मेरे पास उस वक्त सेकेंड हैंड फिएट थी। रात को 12 बजे मैं आ रहा था, वो फिएट का रेडिएटर बस ने एन वक्त पे वो सांता क्रूज के पास ही बस ने एन वक्त पे ब्रेक मारा और मेरा ब्रेक लग गया और रेडिएटर पूरा पानी पानी। अच्छा, फिर उसको टोचन करके हम लेके गए। तो ये ऊपर वाले ने दिए गए, ये गाना भी हिट है। तो सब उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि गाना बहुत अच्छा बना है और उसका प्रोमो उन्होंने बनाया। अब प्रोमो हिट हुआ तो उन्होंने कहा आपको इसकी शूटिंग भी करनी है, अच्छा आपको एक्ट भी करना है उसमें। एक्ट भी करना है। तो मैं बोला ठीक है। तो हम लोग गए कोयम्बतूर से ऊटी, मिथुन दादा की होटल है उधर, हाँ, मोनार्क होटल। अच्छा, मिथुन दा का अपना होटल। अपना होटल है जी। उसमें और 3 दिन शूट किए हमने उसी गाने की। उसी गाने के 3 दिन शूट किए हैं। उसके बाद आके फिर एक दिन वो, तब तक के मैंने कोई पैसा नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था, और मैं उनके ऑफिस गया तो बोले अल्ताफ जी ये रहा आपका चेक। तो मैंने देखा तो ब्लैंक चेक। मैं बोला सर ये क्या है? बोले आप जितने चाहे उसमें भर सकते हैं। अच्छा जी। सर, जनता जानना चाहती है कितना भरा था आपने? मैंने 80,000 भरा था। अच्छा, लाख रुपए भी नहीं भरा था मैंने। 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप तुम तो ठहरे परदेसी की बात कर रहे वो हैं। मैंने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके, अच्छा, मम्मी से और हाँ। हमारे उस्ताद थे शफी नियाजी साहब से, वो उनसे मशवरा करके, तो बोले बेटा जो है, जो मेहनत का लगता जो है वाजिब भर है। लो, भर लो। एक मैं बार चाहता तो उस वक्त 4 लाख भी भरता, 5 लाख भी भरता, तो वो मना नहीं करते। और उस समय के सिंगर्स को कितना पेमेंट मिलता था? जी जी जी। कितने मिलते थे? 4-5 लाख? इतने कि भी उस समय लेते दूसरे थे। सिंगर्स थे? जी 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 जी। नुसरत फतेह अली खान साहब ने उस वक्त दिया था 5 लाख पर दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। अच्छा जी जी। अच्छा सर, एक बात पता है आपको, मुझे नहीं पता आप कितने राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन जब तुम तो ठहरे परदेसी जो गाना है आपका, 0%। 0 राजनीतिक हैं। तुम तो ठहरे परदेसी जो है ना, उसका नेतागिरी में बड़ा इस्तेमाल होता है। किसी सीट पे जब कोई बाहरी लड़ता है तो वहां घरेती कहते नहीं लगते हैं, अरे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ठीक है, कई जगह पे सांसद विधायक चुने जाते हैं ना बाहर से आके। जी, वो जीते भी, शायद उनको मुझे रॉयल्टी भी देनी पड़े शायद। तो ये पता है आपको कि आपके गाने का इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, मुझे खुशी होती है कि भाई अगर किसी का काम बन रहा है मेरे गाने से तो मुझे क्या उसमें दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए सर, तुम तो ठहरे परदेसी जो गाना है उसकी कहानी क्या है? आपने अपने ललन टॉप के इंटरव्यू में बताया था, फिर भी चाह रहे हैं सर। अब वो क्या होता है ना, आजकल मेरे पास सिद्धांत जी रोज कुछ ना कोई पॉडकास्ट का आता है जी। मेरे पास ऑफर। लेकिन अब क्या है कि पॉडकास्ट के अंदर आप आर्टिस्ट की म्यूजिकल जर्नी पूछे तो ठीक है, लेकिन फिर उसके अंदर है ना वो एकदम कंट्रोवर्सी वो बनाने के लिए और ये वो सब है ना, तो वो उससे मैं बहुत बचता हूँ। लेकिन आपके ललन टॉप पे इसलिए मैं बताता हूँ मैं कि तुम तो ठहरे परदेसी मैं 90 से गाता था, 90s से। अच्छा, और उसके अंदर जो शेर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो नज़म है, उसके अंदर उर्दू शायरी के सभी इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कि गज़ल, तुम तो ठहरे परदेसी अपने आप में गज़ल है जी। मेरा पहला फौरे था गज़ल सिंगर बनने का, लेकिन हमारी मम्मी ने, क्योंकि मैं कव्वाली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था जी। तो हमारे मम्मी डैडी ने कहा कि बेटा, मेरी मम्मी रानी रूपलता कव्वाल, मेरे फादर इब्राहिम इकबाल कव्वाल, वो अपने ज़माने के उनके रिकॉर्ड्स आते थे HMV के, तो उन्होंने कहा बेटा कि देखिए हम अपनी फील्ड में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, गज़ल के लिए तुम्हारे को एक अपनी ऑडियंस बनाना पड़ेगी और उसके लिए सालों लग जाएंगे और एक वो लिमिटेड ऑडियंस होती है। इसके अंदर तुमको पब्लिक थोड़ी मिलेगी और फिर अपना एक मकाम बनाओ, भले छोटा मकाम हो। तो वो मुझे जम गया, वो जम गई बात। अब वही तुम तो ठहरे परदेसी अपने आप में गज़ल है, तो मैं सोचा इसको मैं कव्वाली स्टाइल के अंदर कंपोज करूं। फिर उसके अंदर शेर, रुबाई, कतात और नज़्म, जो भी उर्दू शायरी के जितने भी फॉर्मेट है वो सब मैंने उसमें यूज़ किए हैं और वो मैं गाता था। फिर 1993 में फर्स्ट सैटेलाइट चैनल लॉन्च हुआ जी। जी। उसके अंदर जंगे कव्वाली के अंदर मैंने गाया है।
सवाल किसके किसके हैं? इनको दीजिए सबसे आगे। जी भाई, अपना नाम और अपना सवाल प्लीज। मैं अनुभव हूँ और नोएडा से हूँ। मेरा सर आपसे है सवाल कि एक टाइम था, एक ज़माना था कि हर कुछ समय बाद हम देखते थे कि अल्ताफ़ ज़रा सर का कोई गाना आ रहा है, कोई एल्बम आ रहा है, किसी मूवी में आ रहा है। और एक बीच में ऐसा समय आया 2008-9 के आसपास कि हमने आपको कम देखना शुरू कर दिया, हमने सुनना कम कर दिया, आप हमें दिखना कम हो गए। और एज अ 90s किड मैं बहुत ज़्यादा जोड़ता हूँ अपने आप को उन सब चीज़ों से। तो मेरा सवाल यही है कि अचानक से जैसे अब आपकी वापसी हुई है, लेकिन वो बीच का एक फेज था जब एक हम लंबा चाहते समय आप थे। बीच में नहीं दिखे। देखिए, हमारा जो ज़माना था, आज आप गाने का सक्सेस का पैमाना कैसा नापते हैं, पैरामीटर कैसा नापते हैं आप? कोई गाना हिट है तो आप कैसा नापते हो, कैसे आपको पता चलता है? ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कितना ट्रेंड कर रहा है, लोग वैसे समझते हैं थोड़ा। व्यूज से पता चलता है लोगों की ना, जुबान पे कितना है। व्यूज से पता चलता है आंखों के लिए। और उस वक्त हमारे जो कैसेट्स और सीडीज बिकते थे, उससे पता चलता था कि लोगों ने कितना वाकई में जेब से खरीद के उन्होंने सुना है। तो पहले गाने कानों के लिए बनते थे, आजकल आंखों के लिए बनते हैं। देखिए, आज 4 मिनट के ऊपर लोग बैर नहीं करते सॉन्ग, क्योंकि आंखों के लिए बन रहे, उसमें ग्रैंडर सेट लगे रहते हैं, डांस पूरा रहते डिंचक डिंचक बना रहता है, पूरा सब बना रहता है। फिर भी 4-4.5 मिनट लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा। और तुम तो ठहरे परदेसी 16 मिनट का सॉन्ग है, और आपने इतनी लंबी नज्म भी सुनी मुझे, और पूरा सॉन्ग लोग रिवाइंड करके सुनते थे। तो ये आप लोगों का प्यार ही है ना कि वो क्लियर कर देता हूं उनका मैं। आंसर क्लियर कर जी, दीजिए। हाँ। तो उसके बाद फिर ये वीडियो का सिस्टम आया, और 2007 तक का भी मेरे एल्बम आते थे, लेकिन उसके अंदर फिर वो वीडियो के अंदर शॉर्ट गाने आने लगे, और फिर हर एक के जो आर्टिस्ट आते गए, सबके फैंस बढ़ते गए। तो सबके फैंस तो मेरे भी फैंस हैं जो आज मौजूद है, और मेरे लिए काफ़ी है। लास्ट सवाल इनको। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिनंदन सिंह है। मेरा सवाल था कि सर, जो गाने पुराने थे 2000 से पहले जी, और अब जो गाने आ रहे हैं, उनमें क्वालिटी में बहुत अंतर है। जैसे क्या होता है, हमें कोई अच्छा लगता है, किसी के लिए हम दीवाने होते हैं। आज के गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके लिए हम दीवाने हैं। जी। ऐसा क्या है जो ये बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? जी सर, बताएं। इट इज़ द लैक ऑफ लिरिक्स एंड द मेलेडी। अच्छे शब्दों का जो, अब देखिए, मैंने हमेशा फोकस किया, मैंने जैसा पहले ही बताया कि एल्बम सिंगर, क्योंकि एल्बम सिंगर मैंने कुछ ज़िंदगी में मैंने कुछ 5,000, 4,000, 3,000 गाने नहीं गाए, 1,000 भी मैंने नहीं गाए होंगे, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टिव रहा हूँ। और नए अल्फाजों की तलाश में, नई गज़लों की तलाश में, नई गीतों के तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ, आज भी रहता हूँ। अब ये आप मुझे बताइए कि आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, इस टाइप का आपने कोई फिल्मी गाना सुना है? बताइए मुझे। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, वो बर्फ़ पे चलते हैं, हम आग पे चलते हैं। क्या बात है। तो ये सब ढूंढने में सिलेक्शन, इसका क्रेडिट मेरे अब्बा को जाता है। हमारे घर में किताबों का पूरा ढेर हुआ करता था, साहिर लुधियानवी से लेके अमजद इस्लाम अमजद से लेके बशीर बद्र, और पता नहीं कितने शायर, पूरन सिंह हुनर, और नरेश कुमार शाह, अहमद फराज, कतिल शिफाई, डॉक्टर बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, ये सब, इन सब के मजमूए मेरे डैडी को शौक़ था, और उनसे मुझे मिला। तो मैं नए शायरों की भी तलाश में रहता था, और ढूंढ के फिर ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ, मैंने रात दिन मैंने जाग के मैंने आप लोगों के सामने ये जो मैंने बनाए हैं, वो आप लोगों के सामने मैंने पेश किए हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है। आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आप बचपन में ही मम्मी से 5 साल तक दूर रहे, फिर मम्मी ने आपको उस हिस्से का लाड जीवन भर किया आपको। लेकिन एक मौका था ना आपकी लाइफ में, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही है, बदमाशी भी हो रही है, मम्मी भी बोल रही कुछ काम ही पकड़ लो, लेकिन आप कव्वाली भी करना चाहते हैं। लेकिन एक मौका होता है जब आप एक सपना देखते हैं, सपना देखने की जरूरत करते हैं, ख्वाब देखने की जरूरत करते हैं, डेयर टू ड्रीम। जी, वो मोमेंट क्या है आपका? वो तो ऐसा है कि अपना, मैं 9th फेल हूँ मैं,
मैं बोल रहा हूँ, और प्राइवेट एसएससी भी करने गया, उसमें भी फेल हो गया मैं। तो उसके बाद मम्मी ने कहा कि बेटा हमारे मदर फादर उनके जैसे पेरेंट्स मैं चाहूँगा कि सबको मिले। मेरी मम्मी ने कहा बेटा छोड़, पढ़ाई तेरी नसीब में नहीं है, तो कुछ हुनर सीख। फिर उन्होंने मैं ये फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने सीखा दादर कमर्शियल टेलरिंग कॉलेज में, वहाँ 2 साल सीखा। फिर मम्मी को बोला मुझे कंपोज़र बनना है, तो फिर उन्होंने मुझे हारमोनियम और ढोलक प्लेयर को रखा सिखाने के लिए। और फिर कुछ दिन कंपोजिंग करता रहा मम्मी के लिए भी। फिर मम्मी ने कहा बेटा तू कंपोजिंग मेरे लिए करेगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तू क्या करेगा, इधर इंडस्ट्री में तो बहुत एक से एक वो, तू सिंगर बन। फिर मुझे उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से, और डिफरेंट प्रकाश शर्मा जी से, और इकबाल खान साहब से। और फिर इस तरीके से फिर छोटी छोटी महफिलों में गाते गाते आज इस महफिल तक पहुंचा हूँ। सर लल्लन टॉप पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम आपकी प्रतिभा और आपके गायन के मुरीद हैं, कायल हैं। हम लोगों ने बड़े होते हुए आपको सुना है, और मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता कि इस सभा को ऐसे ही ख़त्म कर दूं। जी, तो आप इसको अपने तरीके से ख़त्म करें प्लीज़। एक नए शेर के साथ मैं वो करता हूँ। आपने आंसुओं की बारिश में तो सुना ही है ना, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे, ठीक है। अब ये आंसुओं की बारिश में याद रखिए, बाकी सब चेंज है। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं, गेसुओं के साए में कब हमें, आंसुओं की बारिश में कब हमें सुलाओगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू It's सो my मच लल्लन pleasure. टॉप पे आने के लिए।